आइए सबसे पहले जानते हैं कोरोना पर झारखंड का अपडेट क्या है। तो झारखंड में 330 तक कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। कल 22 पॉजिटिव केस सामने आए थे। झारखंड में 191 एक्टिव केस हैं, जबकि 136 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। रांची में 97 मरीज स्वस्थ हैं, 15 एक्टिव केस हैं। झारखंड में एक भी जिला रेड जोन में नहीं है। इसके अलावा खूंटी, साहिबगंज और पाकुड़ ग्रीन जोन में है। और जो संक्रमण की बात है, सबसे ज्यादा उनमें है जो कि मुंबई से आए हैं। झारखंड में रिकवरी रेट भी बेहतर है और राज्य में अब तक 3,15,000 प्रवासी पहुंच चुके हैं। 35 लाख बच्चों को किताबें भी बांटे जाने की खबर है। इधर जिला रेड जोन से बाहर आ गया है रांची। केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों की संख्या और दूसरे मानकों के आधार पर जो संशोधित मानक तय किए हैं, इसके मुताबिक झारखंड का कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है। रांची भी रेड जोन से ऑरेंज जोन में जा चुका है और यहां 112 कोरोना मरीजों में से 97 पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। जिले में अब महज 15 एक्टिव केस रह गए हैं। कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन भी काफी एक्टिव है। लोगों से अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की अपील के साथ अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। आपात स्थिति से निपटने के लिए QRT भी तैनात है। बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर सही मायने में एक बहुत मुश्किल पड़ाव है रेड जोन से बाहर निकलना, लेकिन हमारे यहाँ 112 अभी तक जो केसेस हुए हैं उनमें से 95 यानी 95 केस क्योर हो चुके हैं। अब केवल 15 एक्टिव केसेस हमारे यहाँ बचे हुए हैं। चूंकि रांची रेड जोन से ऑरेंज जोन में आया है, अब हम लोगों की जिम्मेवारी और बढ़ती है कि हम इसको फर्दर ग्रीन जोन में ले जाएं और उसका एकमात्र जो उपाय है वो लॉकडाउन का अनुपालन है। अभी लॉकडाउन में कई जगह पे ये देखा गया है कि लोग अनावश्यक भीड़ लगा रहे हैं, तो हमारा प्रयास यही है कि कम से कम लोग घरों से निकलें, आवश्यकता अनुसार ही घरों से निकलें। और झारखंड में प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए हेमंत सरकार विशेष प्रयास कर रही है। मनरेगा के तहत मजदूरों को काम मिल रहा है। वहीं सरकार की महत्वाकांक्षी बिरसा हरित ग्राम योजना और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना से भी मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। आज की तारीख में हमारे पास करीब 5,761 टोटल योजनाएं मनरेगा के अंतर्गत चल रही हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोगों को आजीविका प्रोवाइड हो रही है। प्रत्येक गांव में लगभग 4.5 योजना हमारी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक गांव में ही 90 से ऊपर हमारे लोग इसमें एंगेज हैं, जिसको जल्द ही 100% के मार्जिन पे ले जाया जाएगा। कोरोना काल में अपना सब कुछ गंवाकर घर की तरफ निकल पड़े मजदूरों की परेशानी अंतहीन हो गई है। कोई ट्रकों पर सफर करने को मजबूर है, कोई पैदल चल रहा है। सब अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचना चाहते हैं और ऐसे में मजबूर ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। रांची से गुजरने वाले ऐसे परिवारों के लिए शेल्टर होम खोले गए हैं। खेलगांव में 500 बेड का शेल्टर होम बनाया गया है, जिसमें भोजन पानी के अलावा घर तक पहुंचाने के लिए बस की भी व्यवस्था की जा रही है। तो गाड़ी नहीं मिल रहा है हम लोग का। कहाँ जानी है? हम लोग को पटना जाना है सर। पटना? जी। ऐसे ही जाओगे? तब क्या करें, जब गाड़ी नहीं मिला है तो इसी में चलेंगे ना, जाएंगे। सरकार ने खेलगांव में हम लोगों ने 500 लोगों की ठहरने की व्यवस्था की है, उनके खाने की व्यवस्था की है और हम लोग जो रोज पर पैदल चल रहे हैं लोग, उनको जो हमारी बस चल रही है उसके माध्यम से वहाँ पर ले जा रहे हैं और वहाँ पर पर्याप्त संख्या हो जाने पर उनको जैसे ही जिले के लिए पर्याप्त बस में भेजने लायक संख्या हो जाती है, हम लोग उसको संबंधित जिला में रांची जिला प्रशासन द्वारा जो बस की व्यवस्था की गई उसके द्वारा भेजते हैं। और इसके अलावा जो राज्य के बाहर के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, तो उनके लिए ओरमांझी में शेल्टर होम व्यवस्था की गई है। बंगाल के लोगों के लिए सिल्ली में शेल्टर होम की व्यवस्था की गई है और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लिए भी अन्य ब्लॉकों में व्यवस्था की गई है। हम लोग वहाँ रखते हैं और संख्या उनकी पर्याप्त हो जाने पर संबंधित राज्य सरकार से एक जो पॉइंट निर्धारित है वहाँ पर उनको भेज देते हैं ताकि वो अपने घर को सुरक्षित पहुँच सकें। गढ़वा के क्वारंटीन सेंटर में सुविधा नहीं मिलने से नाराज मजदूरों से जमकर बवाल किया है। यहां मेरौल प्रखंड के लगमा मिडिल स्कूल को
गवर्नमेंट क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, लेकिन सुविधा देने में प्रशासन पर नाकामी का आरोप लग रहा है। नाराज मजदूरों ने NH-75 को लगमा चौक के पास जाम किया है और साथ ही भोजन पानी के साथ घर जाने के लिए गाड़ी मुहैया कराने की मांग की है। इसके बाद में स्थानीय लोगों की पहल से उग्र मजदूर शांत हुए। जो प्रशासन है, मतलब लाइट भी कुछ नहीं है, खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब जो क्वारंटाइन है ना उसका कोई व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई नहीं है। फिर इसीलिए हम लोग रोड जाम किया था सर। झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 3 दिन में राज्य में 80 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। बढ़ती मरीजों की संख्या को लेकर प्रशासन ने लॉकडाउन 4 में सख्ती बढ़ाई है और कांके चौक पर पुलिस ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लॉकडाउन तोड़ने वालों को उठक बैठक से लेकर मेढक दौड़ तक करवाया। रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने कांके चौक का जायजा लिया। कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन 4 लागू है और उसके लागू करने की प्रयास रांची पुलिस लगातार कर रही है। जो भी मोटरसाइकिल सवार जा रहे हैं उसकी चेकअप हो रहा है और जो नियम विरोध है ऐसे ही फकैती करने के लिए निकल रहे हैं, आपको दिखला सकते हैं कि किस तरह से उसे सजा दिया जा रहा है, ताकि ये याद रखें कि अभी लॉकडाउन जारी है। कोरोना का जो खतरा है वो कम नहीं हुआ है। अभी हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ के अधिकारी से। सर ये बताइए कि जो लोग लॉकडाउन देख रहे हैं कि जो पालन नहीं कर रहे हैं, उनसे थोड़ी सख्ती दिखाई जा रही है। उनको या तो उठक बैठक कराया जा रहा है या बैंक ऐसा उन लोगों को चलाया जा रहा है ताकि वो अपने आदत से बाज आए और कोरोना से बचने का कोशिश करें। ये कांके ब्लॉक के पास का चेक पोस्ट है और इनसे हम बात करते हैं। भैया क्यों आप लोग निकलते हैं इस तरह से? अभी खतरा बढ़ा है, रोज देख रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, क्यों निकलते हैं आप लोग? सर काम की वजह से निकले थे, लेकिन अब आइंदा अब नहीं निकलेंगे, ऐसा गलती अब नहीं होगा। झारखंड पुलिस, रांची पुलिस सख्त है कि लॉकडाउन 4 लागू हो और किसी भी तरह से इसमें ढील न दी जाए ताकि कोरोना हारे और देश जीते। कैमरामैन शहनवाज के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। अच्छे आइडियाज और इनोवेशन हमेशा से ही विपरीत परिस्थितियों में कुशल हथियार साबित हुए हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में चाईबासा डीडीसी के इंजीनियरिंग ब्रेन ने हमेशा ही चुनौतियों के बीच कुछ नया दिया है। कोरोना योद्धा के तौर पर अपनी पहचान बना चुके चाईबासा की डीडीसी आदित्य रंजन एक बार फिर अपना नया प्रयोग लेकर आए हैं। उन्होंने अपने इंजीनियरिंग आइडिया से इस बार फेस शील्ड बनाया है। महज 110 रुपए की लागत से बने इस फेस शील्ड को पहनकर 500 से ज्यादा कर्मचारी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्वारंटाइन में जो रहने वालों को खाना दे रहे हैं तो हम लोग को इसमें बहुत सी सुरक्षित हो रही है और अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट फेस में उन लोग का सामना होता है, इसीलिए ये फेस शील्ड में हम लोग को बहुत ही सुविधा हुआ। जी हम लोगों को विभाग की तरफ से उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि कोरोना सेंटर पे रेड जोन से आए हुए लोगों को यहाँ जब तक उनका टेस्ट नहीं होता है तब तक के लिए उनको रखा गया है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को बार बार यहाँ निरीक्षण करना पड़ता है, लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ता है, इसलिए ये हम लोग शील्ड का प्रयोग करते हैं। इस फेस शील्ड में चेहरे के सामने प्लास्टिक कवर है जिसे सिर में रबर बैंड से बांधा गया है। इसमें पसीना सोखने की भी क्षमता है। रांची के बीआईटी के छात्र रहे आदित्य रंजन इससे पहले रिमोट ट्रॉली, सैंपल कलेक्शन सेंटर और सैनिटाइजर केबिन जैसे इनोवेशन दे चुके हैं। मात्र 110 रुपये की लागत से यहाँ की SHG ग्रुप की कुछ महिलाओं की मदद से हम लोग बनवाए और काफ़ी मात्रा में जिले में सभी जगह 500 के आसपास रेलवे को, 500 पुलिस को, पुलिस बल को और साथ ही साथ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और मजिस्ट्रेट्स को भी हम लोग दिए हैं। संक्रमण से बचाव को लेकर चाईबासा डीडीसी का इनोवेशन कोरोना के खिलाफ जंग में काफी राहत पहुंचा रहा है। अब फेस शील्ड पहनकर क्वारंटीन सेंटर और दूसरे संभावित संक्रमित स्थानों पर काम करना आसान और सुरक्षित हो गया है। लिहाजा कर्मचारी भी अब बेखौफ होकर अपना काम कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए चाईबासा से उपेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। तो कोरोना की लड़ाई के लिए भले ही किसी प्रकार की दवा या फिर वैक्सीन ना बनी हो, लेकिन देश में आयुष मंत्रालय की तरफ से कई ऐसे उपयोग किए जा रहे हैं जिससे शरीर में कोरोना से लड़ने की प्रतिरोध की जो क्षमता है वो बढ़ जाए। आयुष निदेशालय की तरफ से बनाई गई औषधीय काढ़े के बारे में बताएं तो गुमला प्रशासन पूरी तरह इसे उपयोग में लाने को तैयार है।
तुलसी, सौंठ, दालचीनी और गोल मिर्च का चूर्ण तैयार करने के बाद गर्म पानी में घोलकर तैयार किया गया ये काढ़ा रोग रोधी क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है। नियमित रूप से अगर आप सुबह और शाम 1 कप इसका सेवन करते हैं तो कोरोना से लड़ाई के लिए ये काफी फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। अभी के कोरोना के दौर में देखा गया है कि इसको लेने के बाद जो रिकवरी रेट होती है, लोगों को ठीक होने का जो प्रतिशत है, जो इसको लेते हैं उनको ज़्यादा देखा गया है कि जल्दी रिकवरी हो रहे हैं। आयुष विभाग के निर्देशानुसार बनाए गए इस काढ़े का सेवन वर्तमान में वे सभी कर्मी और पदाधिकारी कर रहे हैं जो कोरोना वॉरियर्स हैं और जिन्हें कोरोना की ड्यूटी में लगाया गया है। अब इसे खुशकिस्मती कह सकते हैं। यह काढ़े का असर कि अब तक जिला के किसी कर्मी पर कोरोना का प्रभाव नहीं दिखा है। इसे देखते हुए अन्य प्रदेश और जिले से आ रहे मजदूरों को भी इसका सेवन कराने पर भी जिला प्रशासन विचार कर रही है। जितने भी गुमला जिला में वहाँ पर इसका यूज हो रहा है और अन्य कार्यालय में प्रारंभ करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर या कोविड केयर सेंटर में लोग रह रहे हैं उनको भी सुबह शाम इनका उपयोग किया जाएगा, क्योंकि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, इसलिए अभी के समय में यह काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। आयुष कवाद के रूप में तैयार किए गए इस काढ़े का सेवन करने वाले लोगों में जिस तरह से रोग रोधी क्षमता का विकास हुआ है, उसे देखते हुए प्रशासन को न केवल प्रवासी मजदूर बल्कि सभी पंचायत स्तर पर भी इसे उपलब्ध कराना चाहिए। वहीं अन्य जिलों में भी काढ़े के सेवन को अनिवार्य कर देना चाहिए। गुमला से न्यूज़ 18 के लिए सुशील कुमार सिंह की रिपोर्ट। सभ्य होने का दावा करने वाले समाज का चेहरा बोकारो में उस वक्त दागदार दिखा जब एक महिला को भरे गांव में प्रताड़ित किया गया। हैरत की बात रही कि महिला को महिला समिति से जुड़ी महिलाओं ने ही पीटा। पीड़ित को घर से निकालकर जूते चप्पलों से पिटाई की गई, बाल काटे गए, चेहरे पर काली पोती गई और गांव में घुमाया गया। इस दौरान गांव के पुरुष सदस्य मूक दर्शक बने रहे। दरअसल अवैध संबंध के आरोप में गुरुवार रात महिला के साथ मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत तेनुघाट ओपी में करने के बाद जब पीड़ित गांव पहुंची तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उस पर भी पथराव किया गया। फिलहाल पीड़ित का इलाज चल रहा है। एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 20 लोगों पे और काफ़ी अज्ञात लोगों पे किया गया है। हम लोगों ने चिन्हित भी कर लिया है और जो भी लोग उसमें हैं इन्वॉल्व सभी की पे कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी और हम लोग इंश्योर करेंगे कि आगे जाकर उनको हम लोग सजा भी दिला सकें। उनके साथ महिला के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया है उसके लिए हम लोग केस कर चुके हैं और आगे हम लोग कठिन से कठिन कार्रवाई करेंगे। सुबह से वो वहाँ पे डिप्यूटेड हैं, वो खुद देख रहे हैं मामले को, जिससे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं बिगड़े। और मैं बस यही इंश्योर करूँगा, चूँकि सेम मैटर 1 महीना पहले एक बनगरिया में भी हुई थी, उसमें जितने भी लोग थे सिमिलरली इसमें भी एक भी एक्यूज को छोड़ा नहीं जाएगा। जो लोग दोषी हैं चाहे कुछ भी हो, हम लोग उनकी गिरफ्तारी करेंगे और सजा। पश्चिम सिंहभूम में जंगली हाथी ने एक बुजुर्ग महिला को पटक कर मार डाला। घटना चाईबासा के मझारी थाने के कुंदरू गुटू गांव की है। बताया जा रहा है कि महिला अपनी झोपड़ी से बरामदे में सोई हुई थी और इसी दौरान रात 11 बजे वहां हाथी पहुंचा और उसने उसे पटक कर मार डाला। हाथी के उत्पात से गांव में दहशत फैल गया और लोग इधर उधर भागने लगे। सुबह में लोगों को जानकारी मिली, मझगांव के विधायक प्रतिनिधि को इसकी सूचना दी गई और इसके बाद थाना और वन विभाग को जानकारी दी गई। फिलहाल अभी तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, लोग नाराज हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद रांची जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। पीडीएस का जाली राशन कार्ड बनाकर गरीबों का हक मारने वालों की सूची तैयार की जा चुकी है और कार्रवाई की तैयारी चल रही है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने जायजा लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश के बाद जिला प्रशासन अब कार्रवाई करने के मूड में है। जिला प्रशासन द्वारा वैसे लोगों की सूची बनाई गई है जो कहीं न कहीं राशन कार्ड तो बनवा चुके हैं लेकिन उनका तरीका अवैध है या फिर वो उसके योग्य नहीं है। ऐसे करीब 42,000 से ऊपर लोगों का सूची तैयार की गई है जो किसी न किसी तरीके से सरकार या फिर जिला प्रशासन को धोखा देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल सरकार के दिशा निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने ये सूची तैयार की गई है। इन सूची की जांच होगी जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा उन पर उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो
वहीं वैसे लोगों के खिलाफ जो 6 महीने से राशन कार्ड पर अपना राशन भी नहीं उठाए, उन लोगों की भी सूची तैयार की गई है, जिनकी संख्या करीब 5000 के करीब बताई जा रही है। उन लोगों की भी जांच की जाएगी, उनकी कार्ड भी कैंसिल की जाएगी, ताकि वैसे लोगों को लाभ मिल पाए जो गरीब है, वंचित हैं और जो 2 रोटी के मोहताज है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो दिशा निर्देश है, सरकार की जो इच्छा शक्ति है, उसका अनुपालन कराते हुए जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई करने के मूड में है। कैमरामैन संजय के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और खबर है दुमका से, जहां शिक्षा विभाग ने 49,50,000 रुपए के फर्जी निकासी से जिला शिक्षा पदाधिकारी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इस मामले में जांच कर रही टीम ने पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी धर्मदेव राय और वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी पूनम कुमारी को दोषी मानते हुए कार्रवाई के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी है। इसके साथ ही इस मामले में 4 लिपिकों के खिलाफ 21 मई को नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि 4 लिपिकों की नियुक्ति प्रोजेक्ट विद्यालय में अस्थायी लिपिक के पद पर हुई थी, लेकिन चारों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपनी नियुक्ति को स्थायी बताकर रुपयों की निकासी की। विभागीय आदेशों के अनुसार नहीं किया गया था और सभी आदेशों का उल्लंघन करते हुए उनका नियुक्ति हुआ था और उनका वेतन रोकने का आदेश होने के बाद भी उनका निरंतर वेतन दिया गया इन कर्मियों को। हम लोग चालू कर दिए हैं, जल्द से जल्द जो है कि जिसमें जो अभियुक्त है इसमें वो गिरफ्तार किए जाएंगे और सुपरविजन करने के पश्चात और जांच रिपोर्ट जांच के पश्चात हम जो है कि इसको नतीजे पे पहुंचेंगे कि कौन इसमें कारित इसमें किया है और इसमें गिरफ्तार की जाएगी। लॉकडाउन 4 में मिली रियायत के साथ ही अपराधी भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जुट गए हैं। नीचे गिर चुका क्राइम का ग्राफ अब दोबारा उठना शुरू हो गया है। राजधानी रांची में भी लॉकडाउन 4 की घोषणा के बाद से आपराधिक घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल रही है, जो बताता है कि आने वाले दिन पुलिस के लिए सहज नहीं है। हाल में हुई हत्या और लूट की घटनाएं किसी खतरे की घंटी से कम नहीं, क्योंकि लॉकडाउन 4.0 में मिली रियायत का फायदा उठाकर अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस की तमाम तैयारियों को ठेंगा दिखा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि महज चंद दिनों में ही अपराधियों ने एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस के समक्ष चुनौती पेश की है। 17 मई कांके थाना क्षेत्र में गोलीबारी और पथराव, जमीन मापी को लेकर शुरू हुआ था विवाद। कांके थाना प्रभारी समेत 4 लोग हुए थे घायल। 18 मई लालपुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या, गोली मारकर पीएलएफआई उग्रवादी की हत्या। 20 मई मांडर के एक पेट्रोल पंप में लूट, नाबालिग युवती के भाई का अपहरण कर शादी का बनाया गया दबाव। मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 22 मई पिठोरिया थाना क्षेत्र में चली गोली, बाल बचा युवक। सदर थाना क्षेत्र में युवक की चाकू से हमला कर हत्या। साइबर अपराधियों का बढ़ा आतंक, पुंदाग ओपी इलाके के एक शख्स के खाते से उड़ाए 84,000 रुपए। लॉकडाउन में मिली रियायत का नाजायज फायदा उठा रहे लोगों को प्रशासन ने चिन्हित करना शुरू कर दिया है। उल्लंघन करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। वहीं एसएसपी ने कई अहम दिशा निर्देश भी सभी थाना प्रभारी और डीएसपी को जारी किया है। यदि कोई घटना होती है तो उसका जल्द से जल्द उद्भेदन करें। इसमें जो पुराने दागी हैं, पुराने क्रिमिनल्स हैं, उनका भी एक युद्ध स्तर पे वेरिफिकेशन करवाना शुरू किया गया है, जिनकी पहले से हिस्ट्री रही है आपराधिक घटनाओं में लिप्त रहने की। उसके अलावा जो विधि व्यवस्था की घटनाएं हुई हैं उनमें दोषियों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए और जो क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं हुई हैं वहाँ पे प्रबुद्ध नागरिकों से, गणमान्य व्यक्तियों से मिलकर एक मीटिंग कर और समस्याओं को अपने स्तर से सुलझाने के लिए भी निर्देश दिया गया। लॉकडाउन 4.0 के दौरान अपराध की घटनाओं में हुए इजाफे ने पुलिस को ये संकेत जरूर दे दिया है कि आने वाले दिनों में उसकी डगर और भी मुश्किलों भरी हो सकती है। शायद यही वजह है कि अभी से ही पुलिस प्रशासन अपनी तमाम रणनीति तैयार करने में जुटा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।
तो कोरोना काल में हर वर्ग के लिए सरकारी या फिर सामाजिक संगठन मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और इसके बावजूद पलामू का एक वर्ग नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर है। लॉकडाउन ने इनके पारंपरिक पेशे पर ऐसी चोट की है कि अब ये वर्ग दाने दाने को मोहताज हो गया है। ये स्थिति है पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के जपला में रहने वाली नर्तकियों की। 70 घर की आबादी वाले इस वर्ग का पारंपरिक पेशा स्टेज शो और कव्वाली करना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम पूरी तरह ठप है। नतीजा यह है कि परिवार अभी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। परिवार को अब तक किसी भी सरकारी सामाजिक संगठन से मदद नहीं मिली। आलम यह है कि सभी अब घर का सामान बेचकर अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। सब खत्म हो गया है। हम लोग जो कार्यक्रम करते थे वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। हम लोग उसी कार्यक्रम करके खाते जीते थे और हम लोग का सब कार्यक्रम का सब स्थिति सब खत्म हो चुका है। हम लोग तो जैसे तैसे करके खा रहे हैं। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है, कोई मदद नहीं है। जीने खाने के लिए सोचना पड़ रहा है। जो भी अपना थोड़ा मोड़ा था उसी को लेकर गाना गीटों बंदी कर जो भी हम लोग का लगा हुआ भी छोड़ कर चला गया। यही में है हम लोग का कट रहा है जिंदगी। और क्या बोले, सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को भी नजर देके सहारा बन के थोड़ा ध्यान दे। वहीं परिवार के पास राशन कार्ड नहीं है। सरकार द्वारा दिए जा रहे 2 महीने के मुफ्त राशन का लाभ उठा सके। हम लोग के राशन कार्ड नहीं है और ना कोई देता है हम लोग के, और हम लोग के बच्चे लोग खेला बाहर एकदम अथी हो जा रहे हैं। पढ़ने लिखने में थोड़ा भविष्य के लिए खराब हो रहा है। बहरहाल नर्तकी समाज के लोग भी एक बेहतर जिंदगी जीने के हकदार हैं। ऐसे में उन तक भी मदद पहुंचाने की उतनी ही जरूरत है जितनी सभी वर्ग के लोगों तक पहुंचाने की। पलामू से न्यूज़ 18 के लिए नील कमल की रिपोर्ट। आदि मानवों की कहानी आपने अब तक किताबों में सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको आधुनिक युग के आदि मानव की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या आज भी लोग ऐसे रह सकते हैं। जंगल घर का आंगन, गुफा है आशियाना, शहर के शोर से दूर यही है जिंदगी बिताना। जी हां, ये बातें इन सबर परिवारों पर पूरी तरह से फिट बैठती हैं। इनको देखकर आप इन्हें आदि मानव समझ सकते हैं, लेकिन यहां रहना इनकी मजबूरी बन गई है। ओडिशा और झारखंड के बॉर्डर पर लखाईडी पहाड़ पर रहने वाले ये सबर परिवार आज चकाचौंध की दुनिया से दूर हैं। यहां 2 परिवार के 8 से 10 लोग गुफा में रहते हैं। पहाड़ी नाले का पानी पीते हैं, कंदमूल खाते हैं, जंगल में कहीं भी घूमते फिरते हैं, बिल्कुल आदि मानवों की तरह। लेकिन अब ये सरकार से सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। पेंशन टका भी नहीं पाउछु, किछि नहीं पाउछु। पत्थर घर रागा तोड़ रे अछु। केमती करि पाइबी मा सेगा व्यवस्था करि देओ। रागा तोड़ रे, पत्थर तोड़ रे। हमरो घर नहीं नी। केमती करि थेबी। एठे बहुत कष्ट रे पाउछु दम। हमले 7 जण अछु लाख। ए बन भीतर रे। साल हो गया इधर पत्थर खोंगर में, मेरा घर में नहीं है तो पत्थर खोंगर है ही। हम 12 साल हो गया। खाना पीना से बहुत कष्ट, बहुत एक नचार, कैसे किस हम नहीं पाएगा। इन दोनों परिवारों में से एक परिवार लखाईडी गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरा ओडिशा से आकर यहाँ बस गया। परिवार के बच्चे भी जंगल को ही अपना घर मानने लगे हैं और यहीं खेलते कूदते हैं। हालांकि अब जाकर इन सबर परिवारों की जानकारी बीडीओ मुरली यादव को दी गई तो उन्होंने राज्य की सीमा तय कर इन सबर परिवारों के लिए पहल करने की बात कही है। देखिए, लखाईडी में मेरी जानकारी में 13 सबर परिवार हैं। सभी को आवास मिला है, राशन की भी सुविधा है। अगर कोई परिवार अलग रह रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है।
जहां लोग आज ऐशो आराम की जिंदगी तलाशते हैं, वहां ये सबर परिवार खुशी खुशी आदि मानव की तरह जिंदगी बिता रहा है। उम्मीद है जल्द ही ये लोग सरकारी पहल के बाद समाज की मुख्य धारा से भी जुड़ जाएंगे। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। और आगे देखिए कोरोना 100।